ठीक हो गया जी, देख लेते हैं। सो किसने बताया, बड़ी हेल्प की मेरी, मैं तो ऐसे चल पड़ना था। दोबारा देख लेते हैं जी। लास्ट टाइम हाँ, जी जी, फील्ड और सब फील्ड लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, और उसी कंटेक्स्ट में एक्सरसाइज 7 के कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन है, जो कि क्वेश्चन के अंदर ही लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सो एफ इज अ फील्ड, और एफ डैश अगर उसकी सब फील्ड हो, तो एफ अगर कोई ऑटोमॉर्फिज्म हो, तो सबसे पहले ये एक डेफिनेशन है फॉर एन ऑटोमॉर्फिज्म एफ ऑन अ फील्ड एफ, को हम कहेंगे कि f fixes an element a belonging to f if f of a is equal to a, ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में नीचे कुछ चीजें प्रूव करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले साबित कीजिए कि सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म जो है ये ग्रुप बनाती हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, ठीक है। सिमिलरली all those autos on f that fixes the elements of the subfield forms a group। दूसरा पार्ट इसका ये है, और तीसरा पार्ट भी कुछ है, लेकिन तीसरे पार्ट को बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ तक कुछ बातें कर लें, ठीक है। तो इसके प्रूफ में ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में, दीज आर होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वन फील्ड, फ्रॉम अ फील्ड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो आपने साबित करना है, यानी अगर हम ये ऑटो ऑफ एफ, इसकी डेफिनेशन ये है जी कि इसमें एफ होते होंगे, एफ सच दैट कि एफ इज फ्रॉम एफ टू एफ होमोमॉर्फिज्म और बाइजेक्शन, यानी सेम फील्ड से फील्ड तक जितनी भी ये लिखी है। तो साबित आपने ये करना है कि ये जो सेट है दिस फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये क्लोज्ड है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं क्लोज साबित करना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए एफ और जी जो है ये दो ऑटोमॉर्फिज्म अगर पिक करें, तो साबित ये करना है कि इनकी कंपोजिशन जो है वो भी इसी सेट से बिलोंग करती होगी। यानी आपको साबित करना पड़ेगा कि एफ नॉट जी जो है ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले इसको होमोमॉर्फिज्म साबित करना चाहिए, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ऐसे ही हम करने लगे हैं जी कि एफ ऑफ जी जो है इसको पहले होमो साबित करते हैं। वी शो दैट एफ नॉट जी फर्स्ट बिलोंग्स टू ऑटो, ठीक है। तो सॉरी, ये होमोमॉर्फिज्म है सबसे पहले, ऑटो में तो लिखा है एफ नॉट जी, ठीक है, ऐसे चाहिए। तो इसको साबित करने के लिए आपको दो एलिमेंट पिक कीजिए फील्ड एफ के, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द फील्ड एफ, और एफ नॉट जी को इनके डिफरेंस के ऊपर बल्कि सम के ऊपर ऑपरेट करके बताइए, ठीक है, एक्स प्लस वाई के ऊपर। कंपोजिशन ऐसे करते हैं। So by definition this is f of g of x plus y। कंपोजिशन को अगर आप इसी नोटेशन से लिख रहे हैं, तो दिस इज f of g of x plus g of y, क्योंकि g जो है that is an automorphism, already an automorphism। So अब g of x, g is a mapping from f to f। तो जी अगर किसी x को ऑपरेट करेगी तो ये अगेन इसी का एक एलिमेंट बन जाएगा, और अगर किसी इसके y एलिमेंट पे ऑपरेट करेगी तो अगेन इसका एक एलिमेंट बन जाएगा। सो ये दोनों जो लिखे हुए हैं दीज आर अगेन एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड f, और इसके ऊपर जब f ऑपरेट होगा तो दैट विल बी f ऑफ g ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x लाइक दिस, और ये अगेन f नॉट g ऑफ x हो जाएगा और प्लस f नॉट g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो ये हो गई। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट साबित क्या करना है कि ये जो चीज़, ये मैपिंग जो है दिस इज बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन के लिए मेरा नहीं ख्याल को अलग से साबित करने की जरूरत पड़ेगी, ये ऑलरेडी आप सेट थ्योरी प्रूव कर चुके हैं कि बाइजेक्टिव मैपिंग की कंपोजिशन बाइजेक्टिव ही होती है। सो दिस इज से बाइजेक्शन इंडीड, सिंस कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स, बाइजेक्शन मैपिंग is bijective, this implies that f not g जो है is a bijection on f। तो अगर ये बाइजेक्शन हो गया, अच्छा इसमें भी होमोमॉर्फिज्म पूरा नहीं प्रूफ हुआ, दी अदर वे भी करना, यानी आपने ये एफ नॉट जी को एक्स डॉट वाई के ऊपर भी ऑपरेट करके देखना, और वो भी हो जाएगा आसानी के साथ। एफ नॉट चलो कहीं दिखाइएगा, ये दिखाता हूँ जी, एफ नॉट जी ऑफ वाई, ठीक है जी। तो ये आप आसानी के साथ इसको देख सकते हैं। तो साबित ये हुआ कि एफ नॉट जी जो है दिस बिलोंग्स टू ऑटो, ऑटो ऑफ एफ, ठीक है। तो क्लोज तो ये हो गया, जस्ट आपने होमोमॉर्फिज्म इसके अंदर साबित करके बताया।
कासिम बेटा रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, पिछला पेज दिखाइएगा तो ये आपकी रिकॉर्डिंग आप बाद में भी सुन सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये बाइजेक्शन तो हो गया। अब क्या साबित करना है ग्रुप के लिए? एसोसिएटिविटी। जी जी, कौन बात कर रहा है? सर ये पीछे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था, ये जी ऑफ वाई कैसे हो गया सर? और ठीक है, सॉरी सर, जी ऑफ वाई था, जी ऑफ एक्स कैसे हो गया ये मुझे बताओ। पिछले पेज पे? हाँ जी, किधर? सर ये जहाँ पे इसको हमने एफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस लिखा है ना, एफ ऑफ जी ऑफ, यहाँ पे वाई था, नीचे एक्स हो गया है। हाँ ये गलती है, ठीक है, टाइप मिस्टेक है, ये वाई है, ये भी। ओके सर। थैंक यू। कौन ओके है, सर। किसने बताया? सर जमशेद, जमशेद सर। हो गया जमशेद जागरा आज। सो एफ नॉट ये भी हो गया। नेक्स्ट आपने साबित करना है कि ये मैपिंग जो है ये एसोसिएटिव है। तो अगेन इसमें भी आपको कुछ खास साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपोजिशन मैपिंग एसोसिएटिव ला साबित होती होल्ड करता है, तो इधर भी ये बात होल्ड करती होगी। तो यानी आपने ये साबित करना है एफ नॉट जी नॉट एच इज इक्वल टू एफ नॉट जी नॉट एच। तो इसको आप कहेंगे कंपोजिशन मैपिंग जो है ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करती है, तो नथिंग टू प्रूव हियर एज वेल। सेट 3 का बेसिक रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट साबित करना पड़ेगा कि इस सेट के अंदर एक आइडेंटिटी मैप जरूर एग्जिस्ट करती है। आइडेंटिटी लॉ ग्रुप साबित कर रहे हैं ना, तो आइडेंटिटी जरूर साबित करना पड़ेगा। तो ऑटोमॉर्फिज्म्स में से एक ऑटोमॉर्फिज्म ये होगी कि सिंस I belongs to the auto of F defined by कि हर एलिमेंट को उसी के ऊपर मैप कर दे, तो ये ये जो मैपिंग जो है ये ऑटोमॉर्फिज्म जरूर होती होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। इसकी खास बात क्या होगी कि इसकी किसी के साथ भी कंपोजिशन लेंगे कि I नॉट F इज इक्वल टू F नॉट I इज इक्वल टू F, ये आइडेंटिटी के तौर पर इधर ऑपरेट कर रही होगी, ठीक है। और अब क्या बचा नेक्स्ट? इनवर्स। हर मैपिंग का कोई इनवर्स मैपिंग, तो वो भी देख लेते हैं हम जी। इनवर्स मैपिंग के वाले से इनवर्स, तो अगर कोई मैपिंग इधर से एफ यहां से पिक करें ऑटो ऑफ एफ में से, देन देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स बिलोंग्स टू ऑटो डिफाइंड बाय एफ इनवर्स अगर किसी एक्स के ऊपर ऑपरेट करेगी तो ये एफ ऑफ एक्स का इनवर्स ही होगी, ठीक है। सच दैट इन दोनों की जो कंपोजिशन है किसी ऑर्डर के अंदर वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म, अगर एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो उसका इनवर्स जो है वो भी एक ऑटोमॉर्फिज्म ही होता है, ठीक है, ऑटो ऑफ एफ। तो विद ऑल दिस फोर प्रॉपर्टीज, ये जो ऑटो ऑफ एफ है दिस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। बेसिक सेट 3 इस्तेमाल की, ये तो आसान से काम था, इसमें कुछ खास हमने किया भी नहीं। तो इससे नेक्स्ट जो है जिसका बी पार्ट है, ये किसी इस तरह से है जी कि आपके पास एफ और एफ, तो इस सेट से इसी सेट के ऊपर जितनी पॉसिबल ऑटोमॉर्फिज्म हो सकती हैं उसकी कलेक्शन का नाम ऑटो ऑफ एफ रखा हुआ है, ठीक है। अब इस एफ की एक सब फील्ड है जिसका नाम है एफ डैश, ठीक है। सो कोई ऑटोमॉर्फिज्म हो सकती है जो कि इसके एलिमेंट को किसी जगह पे जाकर इसके एलिमेंट को इस एफ के किसी डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर मैप करे, लेकिन कुछ खास मैपिंग शायद हो सकती हैं कि शायद की हम बाद में गारंटी भी देंगे कि ऐसा जरूर है, तो एफ डैश फील्ड इधर भी एग्जिस्ट करती होगी, जो कि इधर से कोई भी एलिमेंट अगर पिक करेंगे तो उसको उसी के ऊपर मैप करेंगे, ठीक है। नॉट ऑल द ऑटोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसी कुछ मैपिंग्स हो सकती हैं, ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म हो सकती हैं, अब हम दिखाएंगे कि कम से कम एक आधी तो हमें जरूर मिल जाती है जो कि ये काम कर रही हो, ठीक है, एफ डैश। तो उनकी कलेक्शन का इधर एक नाम अगर आप रख दें, यानी हम कह सकते हैं इस केस में ऑटो एफ डैश या फिक्स ऑफ एफ डैश होना चाहिए, अगर इस केस में इसका नाम होना चाहिए फिक्स एफ डैश, फिक्स एफ डैश। इसके अंदर एफ बिलोंग्स टू ऑटो ऑफ एफ होना चाहिए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ डैश। ये इसकी डेफिनेशन है इस फिक्स ऑफ एफ डैश की।
उधर उसने इसकी इंग्लिश में लिखा हो सब कुछ, ऑटोमॉर्फिज्म व्हिच फिक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ एफ डैश कंप्राइजेज ए ग्रुप। फिक्सिंग की डेफिनेशन हम पीछे कर चुके हैं, जो कि एलिमेंट को उसी के ऊपर मैप करे, तो उसको हम फिक्सिंग कहते हैं। ये इसको अनअल्टर्ड छोड़ती है। इसके इर्द गिर्द मैपिंग किसी तरह से बिहेव कर सकती है, लेकिन इनको ये कुछ भी नहीं कहती मैपिंग। सो तो साबित ये करना है कि ये जो मैपिंग है फिक्स एफ डैश, दिस इज ए ग्रुप, ये भी एक ग्रुप बनाती है। और चूंकि मैपिंग का ये कलेक्शन है ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर ही, तो बेसिकली आपने इतना साबित करना है कि फिक्स ऑफ एफ डैश, अगर ये साबित कर दें, इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटो ऑफ एफ, तो यू आर डन। ठीक है, यानी आपको इसके सारी की सारी प्रॉपर्टी साबित करने की बजाय आप सिर्फ ये साबित कर दीजिए कि ये फिक्सिंग सेट जो है ये ऑटोमॉर्फिज्म का सब ग्रुप हो जाती है, तो दैट इज ओके, ये भी काम अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या बात साबित करनी, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो आपको इसको नॉन एम्प्टी साबित करना है। और इसके लिए वो जो वन स्टेप क्राइटेरिया या टू स्टेप क्राइटेरिया ग्रुप थ्री का इस्तेमाल करना है, कोई नया काम नहीं करना। तो सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी साबित करते हैं। प्रूफ इसके अंदर, प्रूफ वहां से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये नाम हम शुरू में खुद से हमने डिजाइन किए, उसने नाम वगैरह नहीं रखे, प्रूफ के अंदर इंग्लिश लिखी हुई है। तो प्रूफ के अंदर लेट ये कर ली, ये प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। Let fixing set of this is equal to this one, or we are to show that, we will show that, ठीक है। तो सबसे पहले since I belongs to auto such that I of x is equal to x for all x belongs to f, ये आई ऑफ एक्स आइडेंटिटी मैप जो है ये हर एलिमेंट को फिक्स करती है, ठीक है, ऑफ द फील्ड एफ। तो यकीनन ये एफ डैश के हर एलिमेंट को फिक्स करेगी। दिस विल इंप्लाई दैट आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ डैश। रीजन इसकी क्या है कि एफ डैश जो है वो तो सब फील्ड है एफ की, तो अगर बड़े सेट के हर एलिमेंट को उसी के ऊपर मैप कर रही है, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग अगर आप लेंगे तो ये भी वही काम कर रही होगी। तो इससे साबित ये होगा, this will mean that कि जो I मैपिंग है this belongs to fix of f dash, ठीक है। तो और this implies that the fix of f dash is non empty, ये empty तो नहीं है, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। अब इसके दो मेंबर्स पिक करते हैं, उनका क्लोजर इसमें साबित कर दीजिए, और फिर टू स्टेप के मुताबिक अगर कर रहे हैं तो हर एलिमेंट का इनवर्स उसके अंदर साबित कर दीजिए, जैसे आपको बेहतर लगे। सो लेट f and g belongs to fix of f dash, ठीक है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि f of a is equal to a for all a belonging to f dash, और g भी यही काम कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे जब हमें जरूरत पड़े। हमें साबित ये करना है कि इनकी कंपोजिशन, यानी बल्कि ऐसे कर लीजिए f नॉट g इनवर्स, या फिर एक बात कर लीजिए कि g नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 तो सब फील्ड है, तो हाँ जी ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, g इनवर्स हमेशा करें। हम साबित ये करना चाहते हैं कि ये भी a को फिक्स करेगा, ठीक है। तो दिस इज बाय डेफिनेशन f ऑफ g इनवर्स ऑफ a, और दिस इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ a इनवर्स, डेफिनेशन इनवर्स की जो पढ़ी हुई है आपने। और g ऑफ a इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये a इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। और एक मिनट जरा, f ऑफ a इनवर्स, वेट अ सेकंड, a इनवर्स, a इनवर्स हो गया ना, ये g ऑफ a इज इक्वल टू a, ये तो हमने कर लिया इस केस में। हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो चीज है दिस इज इक्वल टू a। ये आवाज किसकी आ रही है, कुछ माइक में म्यूट करें। अगर इसको g ऑफ a रहने दें, तो फिर अगर इसको टू स्टेप से करें, मैं वैसे देख रहा हूँ इस स्टेप में क्या मसला है, g इनवर्स और g इनवर्स इधर से आ गया, और ये a इनवर्स हो गया, और f ऑफ a इनवर्स
इसमें कुछ मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है इसको? एक मिनट मुझे देखने दीजिए। इनवर्स, अच्छा चलेगा। अगर इसको पहले अगर मैंने आप क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक ही करें, टू स्टेप से करें, देखते हैं बाद में क्लियर हो जाएगा। अगर इसकी बजाय यहाँ पे ये चीज ना रखें, लाइक दीज थिंग्स, रबर से अगर आप भी कर लें, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो ये तो हो गया, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी साबित होगी, कंपोजिशन होगी। टू स्टेप क्राइटेरिया से करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि एफ नॉट जी जो है ये फिक्स ऑफ एफ डैश से बिलोंग कर रहा है, फिक्स ऑफ एफ डैश से बिलोंग कर रहा है। इधर आपने एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन लिखनी चाहिए यहाँ पे, लेट ए बिलोंग्स टू एफ डैश। तो ये तो हो गया। अब आपने साबित करना है कि हर एलिमेंट, हर फिक्सिंग एलिमेंट एफ अगर यहाँ से पिक करें, एफ बिलोंग टू फिक्स ऑफ एफ डैश, तो इसका इनवर्स भी इधर से बिलोंग करता है, ठीक है। सो एफ अगर यहाँ से पिक किया तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ डैश। दिस मस्ट इम्प्लाई दैट कि एफ ऑफ ए का जो इनवर्स है वो बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। और इसका मतलब, इसका जो इनवर्स होता है वो एक्चुअली बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ये नोटेशन है कि एफ दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्या खराबी है? देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। सर हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप भी तो यूज कर सकते हैं। सब ग्रुप की डेफिनेशन वो क्या है? वो जो ऊपर सर एफ डैश इज सब फील्ड ऑफ एफ नहीं है बेटा, ये तो साबित एफ डैश सब फील्ड है इसकी। हाँ जी, तो सर उसका इनवर्स भी तो होता होगा हर एक एलिमेंट का। वो तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो वहां से कोई हेल्प नहीं हमें मिल सकती। बेटा हमने साबित फिक्सिंग सेट को करना है, कंपोजिशन को करना है। तो कंपोजिशन को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो कुछ इस तरह से है कि अगर एफ यहाँ से है तो दिस मस्ट इम्प्लाई दैट कि एफ इनवर्स जो है वो भी फिक्सिंग सेट से बिलोंग कर रहा है, एफ डैश। इसका मतलब ये है कि एफ इनवर्स भी इसके हर एक एलिमेंट को फिक्स करेगा। एफ इनवर्स ऑफ ए को इक्वल टू ए लेके आना है। तो वैसे कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मैं कुछ गलत ना कर रहा हूँ। So this is equal to f of a inverse. By definition, this is equal to f of a inverse, or this is equal to a inverse. So f dash of a जो है वो तो इसके बराबर आ रहा है, f inverse। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे इसका आंसर a रिक्वायर्ड है। तो a तो नहीं आ रहा ना, ये रिक्वायर्ड ये कि इसके हर एक एलिमेंट को ये फिक्स कर रहा है। That volume which fixes each element of f dash comprises a group। ये इसको फिक्स तो नहीं कर रहा ना, हमें तो यहाँ इसका आंसर a रिक्वायर्ड है। इसका आंसर a रिक्वायर्ड है, तो वो तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है। सर दिखाई तो नहीं दे रहा था वहाँ। हाँ वही देख रहे किसी या सर ऊपर आपने लिखा है कि f of a is equals to a। तो जैसे हम वैसे आम अगर हम लोग कोई मैपिंग यूज करें कि मतलब लेट सपोज f of x is equal f of y is equals to x आ जाए, तो f इनवर्स ऑफ x हम लोग अक्सर प्रूफ करते हैं वो इक्वल्स टू y। यहाँ पे वो वाली चीज नहीं यूज कर सकते? नहीं, आप ये कह रही हैं कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसके मुताबिक आप कर सकती हैं a is equal to f इनवर्स ऑफ a। क्योंकि ये दोनों भी तो इक्वल है ना। जैसे हम पीछे मैपिंग में भी तो ये सब करते ही हैं कि इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है, तो उसके हिसाब से हम लोग मेरे ख्याल से कर सकते हैं। हाँ, ये कौन बात कर रहा है? Who's this? सर तूबा बात करे। तूबा, आज वेल डन, यही है शायद। ठीक है, यानी अगर ये चूंकि बाइजेक्शंस हैं, एफ सारी की सारी फिक्सिंग सेट से पिक कर रहे हैं, ये ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमॉर्फिज्म में आप दोनों तरफ में ये बाइजेक्टिव मैपिंग आसानी के साथ एफ इनवर्स ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर ये एक बात होल्ड करती है लाइक दिस वन, इसको क्रॉस कर देते हैं अदर कलर से, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, और ये भी नहीं हो रहा है इस वजह से। इस बात के बाद ये लिखा है तो इसकी दोनों तरफ में आप एफ इनवर्स को ऑपरेट कर दें, एफ ऑफ ए
वेल डन दुआ, और एफ इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ये दोनों आपस में आइडेंटिटी मैप होने की वजह से इधर इसका जवाब आ जाएगा ए, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। थैंक यू। सो एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। इससे साबित ये हुआ कि एफ इनवर्स जो है दिस बिलोंग्स टू फिक्सिंग सेट ऑफ एफ डैश। तो साबित हुआ कि दिस इज सब ग्रुप, हेंस कि ये फिक्स ऑफ एफ डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटो, ऑटोमॉर्फिज्म का एक सब ग्रुप बन गया। गुड। इसका तीसरा पार्ट भी है, फिक्स बाय जी। अच्छा, ये मैं लिख देता, तीसरा पार्ट भी इंटरेस्टिंग है इस वाले से। मुझे इस किस्म के सवाल जो है ना वो थोड़े अच्छे लगते हैं। फिक्सिंग सेट वाले मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी करवाया, अभी कुछ आने वाली एक्सरसाइज में भी कुछ फिक्सिंग वाले क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग होते हैं मुझे लगते हैं ये मैपिंग जो होती है, क्योंकि थोड़ा सा ये फंक्शन एनालिसिस फंक्शनल मैपिंग दूसरा चला जाता है, तो फ्लेवर चेंज होता है। रिंग या लेब्रा में रहते हुए आपको किसी और फील्ड्स के फ्लेवर आते हैं, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर जी कोई जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ, यानी इसका नाम उसने ऑटो ऑफ एफ का नाम उसने जी रख दिया, ठीक है, उसकी मर्जी रख दिया। फिक्स बाय जी। अब इसके वाले से एफ ऑफ जी उसने डिफाइन किया है। एफ ऑफ जी क्या है? इसके अंदर फील्ड के वो एलिमेंट्स हैं such that f of a is equal to a for all f belonging to g, ठीक है। ये जो चीज है दिस इज ए सबसेट ऑफ f, देख सकते हैं आप, दिस इज सबसेट ऑफ f। तो अब हमारे पास क्या है, यानी पहले क्या था आपके पास, यानी आपने मैपिंग्स की कलेक्शन को देखा था कि वो किसी फील्ड के किसी पर्टिकुलर हिस्से को फिक्स कर रहे थे। अब आपने क्या किया, सारी की सारी मैपिंग जिन एलिमेंट को फिक्स छोड़ रही हैं उन एलिमेंट्स को आपने रख से कर लिया, फील्ड के वो एलिमेंट्स विच रिमेन फिक्स्ड बाय ऑल ऑफ द ऑटोमॉर्फिज्म्स की कलेक्शन को आपने ये लिखा है। डायग्रामेटिकली अगर इसको देखना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। ये अगर फील्ड एफ और ये अगेन एक एफ, तो इनके दरमियान ढेर सारी ऑटोमॉर्फिज्म पड़ी होती होंगी, ठीक है। तो इसके वो एलिमेंट्स, खास किस्म के एलिमेंट्स जिसका के नाम इधर उसने रखा हुआ है फिक्स ऑफ जी रखा हुआ है, जो कि ऑटोमॉर्फिज्म के सभी फील्ड्स के मुताबिक फिक्स रहते हैं, यानी हर एलिमेंट इसका जो है वो अपने ऊपर ही जाके मैप होता है, यानी फिक्स ऑफ जी इसका नाम रखा हुआ है। तो साबित हमने ये करना है कि फिक्स ऑफ जी जो है ये इसकी एक सब फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो सब फील्ड बनाने के लिए क्या क्या तरीका का साबित, क्या क्या बातें साबित करनी होगी। सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी साबित करना होगा, फिक्स ऑफ जी शुड बी नॉन एम्प्टी, ठीक है। सबसे पहले नॉन एम्प्टी साबित करेंगे और उसके लिए इसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर बताना पड़ेगा। तो देखिए आसान सी बात है कि जीरो तो पड़ा होता है पूरी की पूरी फील्ड में, क्योंकि रिंग होता है, जीरो बिलोंग्स टू एफ सिंस। और इसकी खास बात क्या है कि ये जीरो जो है ये हर एक एलिमेंट के तहत 0 0 पे मैप होता है फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू ऑटोमॉर्फिज्म कह लीजिए, उसका नाम उसने इधर जी रखा हुआ है, जो ऑटो हमने स्टार्ट में नाम रखा था। तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो जो है ये फिक्स ऑफ जी में तो जरूर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिक्स ऑफ जी जो है दिस इज नॉन एम्प्टी। अब बस ये नॉन एम्प्टी बन जाएगा, कोई इतराज इधर तक। फिर इसके बाद आपने फील्ड, इसको सब फील्ड साबित करना है तो दो एलिमेंट पिक करके उसका डिफरेंस साबित कीजिए और दो एलिमेंट पिक करके उसका प्रोडक्ट भी इसके अंदर साबित कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे, बल्कि प्रोडक्ट नहीं, ए डॉट बी इनवर्स उसके अंदर साबित करना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी पिक करेंगे। सो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू फिक्स ऑफ जी। अगर ऐसी बात है तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड g of a is equal to a for all, sorry, and f of ये दो y, इधर f फिक्स रहेगा for all f belongs to g, ठीक है। हमें साबित करना है कि a और b रखा है, x और y रखा है, a और b रखा है, ठीक है। तो a और b रखा है तो that will be b, ठीक है।
हमने साबित करना है कि इनका डिफरेंस भी f के तहत फिक्स रहेगा। सो f ऑफ a माइनस b, तो f चूंकि ऑटोमॉर्फिज्म है, ये बन जाएगा f ऑफ a और माइनस f ऑफ b बन जाएगा, और दैट विल बी a माइनस b। इससे साबित ये हुआ कि a माइनस b जो है ये भी f के तहत फिक्स रहता है। तो दिस थिंग बिलोंग्स टू, क्या नाम रखा उसका, फिक्स ऑफ f ऑफ g रखा हो ना, f ऑफ g रखा हो, फिक्स ऑफ g f ऑफ g, जैसे मर्जी कह लीजिए। डॉट के साथ भी ये कुछ ही होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर में डॉट लगा दूं तो वो भी प्रूफ ऐसा ही है कि बल्कि नहीं, उसमें डॉट नहीं करना, a डॉट b इनवर्स करना है, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। कर देते हैं, चलिए f ऑफ a डॉट b इनवर्स, जबकि b नॉन जीरो होगा, b इज नॉन जीरो, ठीक है। और इन दैट केस ये बन जाएगा f ऑफ a f ऑफ b, ठीक है, और f ऑफ b इनवर्स क्या चाहिए हमें इस केस में, f ऑफ दिस इज इक्वल टू a, ये तो आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा f ऑफ b इनवर्स, और ये बन जाएगा a डॉट b इनवर्स, ठीक है। तो ये भी फिक्स हो गया। तो साबित ये हुआ कि सब फील्ड बन गई, बस इसमें कुछ खास रह तो नहीं गया करने के लिए साबित। तो क्वेश्चन में 17 फुल फ्लैज मैंने करवा दिया, मेरे ख्याल इसमें कोई इशू होना चाहिए। सो आप लोगों को एक काम मैंने कहा था कुछ दिन पहले, उसके ऊपर सब लोग गौर फिक्र कीजिए। इस एक्सरसाइज में से दो क्वेश्चंस, बल्कि पहले क्वेश्चन नोट कीजिए जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, पहले 5 सवाल, 1 2 3 4 5, देन क्वेश्चन नंबर 13 14 16 17, ठीक है जी। ये तो आप सबके लिए कॉमन है जी, ये तो जरूर कीजिए, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 13 14 16 17, ये सबके लिए कॉमन है जी। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को में से दो क्वेश्चंस हर एक अपनी मर्जी के पिक करे और मुझे इससे कम्युनिकेट कर ले, जो कुछ पहले कर सकता है। दो क्वेश्चन और भी आएंगे, क्वेश्चन यही नहीं, इसकी पिछली एक्सरसाइज में से अगली एक्सरसाइज में से भी हम क्वेश्चन कुछ निकालेंगे। तो ये आपको मैंने काम कहा हुआ है कि आपने तैयार करना है सॉर्ट ऑफ आपकी प्रेजेंटेशन। आपने असाइनमेंट नंबर 3 दी थी आपने? जी जी, क्या हुआ उसको? कब सबमिट करानी है? जी कब सबमिट करानी है, कोई बताया दूसरा? सर आज का टाइम था। आज का टाइम था, कब तक है? सर ये आप आज पूरे दिन तक। अच्छा चलें, ये मैं कासिम ने सवाल पूछा तो मैं थोड़ी सी, सबमिट तो नहीं कराई अभी किसी ने? नो सर। नहीं नो सर। सो कासिम आपके लिए ये आप कल तक सबमिट कराइएगा, सैटरडे तक। लेकिन ठीक है सर, एक मिनट है जो सैटरडे, और सैटरडे को सबमिट करवाइएगा बिन 11:59 PM तक, यानी 12 बजे से पहले पहले सबमिट कराइएगा थ्रू LMS। अच्छा ठीक है, LMS में मैं अपलोड कर दूंगा। ये मैं सिर्फ इस वजह से कि आपके असाइनमेंट गुम ना जाए, तो उसकी PDF वगैरह वैसे बनानी जैसे पहले बनाते थे। तो असाइनमेंट नंबर 3 जो है ये मैं अभी अनाउंस करता हूँ क्लास के बाद, तो उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। उसको आप 5 MB से छोटी फाइल बनाइएगा, ठीक है। उसे बड़ी फाइल उस पर अपलोड ही नहीं होगी, 5 MB से स्मॉलर साइज के ऊपर अपलोड कीजिएगा LMS पे जाके। अभी मैं अनाउंस कर देता हूँ इस क्लास के बाद, ठीक है सर। फिर क्वेश्चन कम कर देना, जिप फाइल कर दें तो। जिप फाइल जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन यह है कि वो सर वो मेल भी कर सकते हैं, मेल भी कर फिर भी सकते ज्यादा हैं। फर्क नहीं पड़ता। जी जी, मेल नहीं कर सकते। 1 आधी MB का फर्क पड़ता है। जी जी, मैं बेटा मैं बात कर लूँ, कौन बात कर रहा है? जी सो इसको 5 MB से स्मॉलर फाइल बनाइएगा। उसके लिए टूल्स मौजूद हैं जिससे आप फाइल का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। आपने जो बनाई होगी फाइल वही होगी। 5 MB काफी ज्यादा स्पेस होती है, लेकिन अगर आप पिक्चर की सूरत में बनाते हैं तो समटाइम्स वो ज्यादा स्पेस लेती है। उसको रिड्यूस करने के तरीकेकार मौजूद होते हैं। तो उसे वो PDF के थ्रू वो एक नोट्स बना दिए जाए तो PDF के थ्रू फिर वो मेल में या तो आपको सबमिट करा दी जाए। जी बेटा मेल में मत कीजिए, इसी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और वैसे भी हमें कहा जा रहा है कि आप LMS पे कीजिए ताकि यूनिवर्सिटी के पास भी कोई रिकॉर्ड हो कि स्टूडेंट सबमिशन वगैरह किस तरह से करवा रहे हैं। आपकी मेल ढेर सारी आ रही हैं, 50 के करीब आपके 40-50 स्टूडेंट्स हैं, और इतनी मेरे पास कोई 200-250 स्टूडेंट्स हैं। सब लोग अगर सबमिट करेंगे तो मुझे किसी की मेल नहीं मिलेगी। मैंने कोशिश करके देख ली है आपको टाइटल वगैरह रखने की, लेकिन फिर भी आप लोग अजीब-गरीब टाइटल से कम्युनिकेट करते हैं, आपने सक्सेस लोग।
तो वो रह नहीं सकती, मैंने आप उसको संभाल के नहीं रख सकते ईमेल्स जो होती है, ठीक है। काम की मेल गायब हो जाती है, फिर स्टूडेंट की ईमेल्स की बोmbardment इनबॉक्स में पड़ जाती है। तो इसलिए आपने सैटरडे को, मैं अभी आज दोबारा अनाउंस करूंगा असाइनमेंट 3, ठीक है, असाइनमेंट 3, और उसके क्वेश्चंस तो मैंने नहीं लिखने, जो थे मैं कह दूंगा ऑलरेडी अनाउंस की गई है, उसको सबमिशन जो है कल 11:59 तक कर लीजिए। ये मैंने 2-3 लाइनें लिखनी है, तो अपलोड हो जाएगी। उसके ऊपर आप 5 MB से स्मॉलर फाइल साइज रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, और कोई इशू हो तो मुझे अलग से कम्युनिकेट कर दीजिएगा, ग्रुप चैट मत शुरू कर दिया कीजिए, तो मुझे कम्युनिकेट कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया को कोई इशू आ रहा है, ठीक है। तो अपने इश्यूज को बाकियों से सेपरेट रखा कीजिए, वो ग्रुप चैट में स्टार्ट हो जाती है, फिर नई डिस्कशन छिड़ जाती है। सो एनीवेज ये असाइनमेंट नंबर 3 कर दीजिए। जी जी सर, फाइल नेम अपने आईडी से सेव करें ना बस, उसके अलावा फाइल नेम, अलजेब्रा और फाइल नेम आप बिल्कुल वैसे अपने आईडी से सेव कीजिए, अच्छी बात रहेगी, मुझे उसका फिर कुछ सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर इशू हो जाता है ना, क्योंकि मैंने भी यही करना है कि आपकी ईमेल जब डाउनलोड करनी है तो आपकी फाइल नेम से ही सेव करनी है, आपका नाम से या आपके आईडी नंबर से, जैसे मर्जी कर लीजिए, ठीक है। तो ये कर दीजिएगा। दूसरी बात जो मैं, ये तो पिछली असाइनमेंट की बात होगी ना, इस एक्सरसाइज के जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस अगर आप पिक करना चाहे तो कर लें, नहीं पसंद आते तो छोड़ दीजिए, आगे कहीं से और पसंद आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप पिक कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन जो हैं, और उसके ऊपर उसको पहले नीट एंड क्लीन उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद कोई मैक्सिमम 10 मिनट्स की आप अपनी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए उसको समझाने की, ठीक है। ऐसे जैसे टूल्स हैं, बेशक उसका तरीकाकार ये होगा, आप ऐसे लिख तो नहीं सकते अगर टूल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑलरेडी जो रिटन प्रूफ होगा उसकी खुद से डॉक्यूमेंट बना के उसके आप लाइन बाय लाइन जो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे सॉर्ट ऑफ स्लाइड्स, 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट की। वो वीडियो जो है वो आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करनी है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अभी नहीं, यानी आप अभी कीजिए, टाइम में अभी कोई फुल फाइनल अनाउंस नहीं कर रहा, और उसका लिंक मुझे आपने यूट्यूब का जो है वो मुझे पेस्ट करना है, यानी भेजना है, जैसे मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है। तो पब्लिक बेशक मत कीजिएगा, करना है तो कर भी दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे अनलिस्ट की ऑप्शन होती है जब यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाए ना, तो अनलिस्ट की ऑप्शन होती है, इसका मतलब होता है कि हर कोई इसको नहीं देख सकेगा, वो देख सकेगा जिसको आप इस यूट्यूब वीडियो का लिंक भेजेंगे, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी, जिसको आप लिंक भेजेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को लिंक भेजता हूँ, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है वीडियोस जो होती हैं, तो लिंक जिसके पास जाएगा वही उस वीडियो को देख सकेगा, ठीक है। तो लिंक आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा, या रैकेट के लिए रखना हो तो रख लेंगे, ठीक है। सर मेल करना आपको लिंक? तो लिंक अभी मत कीजिएगा, अभी तो हाँ मेल ही करना होगा ऑफ कोर्स, या आपसे अगर मैंने ये कहा जाए असाइनमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट सबमिशन कहा जाए तो आप उधर जाके भी अपलोड कर सकते हैं, जो LMS है वो अभी हम तरीका कर देख सर जी चैप्टर 4 के करने क्वेश्चन जी सब नहीं करना पड़ेगा, सबके लिए ये अलग अलग आएंगे, 2-2 क्वेश्चन फिलहाल दे रहा हूँ, आगे जाके कुछ डिफरेंट आइडिया है, कुछ डिफरेंट चीज भी आ सकती है। तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कोई से अपनी मर्जी के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सूरत में अगर कोई मुझे कम्युनिकेट कर सके कल तक तो बता दे, तो नहीं करेंगे तो आगे कोई और आ जाएंगे। आप अगर अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट करेंगे तो फिर सर 2 क्वेश्चन वो उसमें से भी करने हैं जो पिछली एक्सरसाइज ही है? नहीं बेटा, इस एक्सरसाइज के फिलहाल मैंने कहा, पिछली एक्सरसाइज के मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज जी जी सर कब तक हमने आपको भेजना है, ये उसका टाइमिंग कब है लास्ट डेट? आप आज बना लें, ठीक है, लेकिन मैंने अभी कोई टाइम अनाउंस नहीं किया, हो सकता है अगले हफ्ते हो जाए, उससे अगले हफ्ते हो जाए, ठीक है। तो लेकिन ये मैंने करना है काम। आप अभी सबको नहीं मिल सकते सवाल, क्योंकि इस एक्सरसाइज में थोड़े से सवाल हैं, तो कुछ सवाल आने वाली एक्सरसाइज में से आएंगे, कुछ आने वाली में से आएंगे, तो अभी से शुरू करेंगे तो जो पहले फारग होना चाहे तो हो जाए, तो ये सबको ये काम तो करके बताना पड़ेगा, मैंने इसकी वेटेज रखनी है, ठीक है सर? जी सर अगर सर वो मुझे पूछना था कि ये हम स्लाइड्स पे लिखेंगे या रजिस्टर पे भी नोट करके, तो वो लेक्चर्स रजिस्टर पे नोट करके समझाया जा सकता है ना? प्रेजेंटेशन होती है ना, ये आपने मुझे समझानी है, ठीक है, और वो जितनी बेहतर हो सकेगी उतने बेहतर उसके नंबर लग जाएंगे, ठीक है। इसमें सर अगर हम उस तरह से सॉल्व कर लेना कि सर मोस्टली हम देखते भी हैं, जैसे आप हम यहाँ पे लिख के बताते हैं, तो हम अगर रजिस्टर पे अपना कैमरा रखें और वहां पे सॉल्व करके ये आप अपना आइडिया किसी दूसरे को क्यों देते हैं, ठीक है। तो आप अपने नंबर, ये आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स है आपके अंदर, थोड़े बहुत आप सीखते होंगे, इंग्लिश वगैरह बाकी देखते होंगे, तो बेशक मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ, जो जनरल सबके रूल है कि मैं तो इधर आपके सामने लिख रहा होता हूँ एक एक लाइन, ठीक है, आप ऑलरेडी लिख के किसी चीज की PDF बना के मुझे वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ करना पड़े तो आप लिंक कर सकते हैं पेंसिल पॉइंटर के साथ, वीडियो आपने बनानी है उस सारी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 10 से 1 मिनट के ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप पहले वीडियो बनाए, हो सकता है शुरू में आपकी 15 मिनट बने या 20 मिनट की बने,
तो उसको फिर आप बताइए कौन सी चीज़ खुद ही चेक कीजिए, रिकॉर्ड करके भेजनी, आपने अपलोड करनी, तो उसको रिफाइन कीजिए जितना अच्छा कर सकते हैं। 2-4 दफ़ा आपको रिकॉर्डिंग अपनी ही खुद करेंगे, सुनेंगे, उसमें से अमेंड कर सकते हैं। फाइनल कॉपी आप मुझे भेजिए, ठीक है? ये म्यूट कीजिए जो फालतू बात है। अभी सर अगर दो बंदों के सेम क्वेश्चन हो तो उसमें कोई इशू तो नहीं है? सॉल्व कीजिए। कैसे शोर आ रहा है? हेलो जी हाँ, बहुत शोर आ रहा है सर, आपके। मैंने कहा कि जी सर मैंने कहा अगर दो बंदों के सेम क्वेश्चन हो तो उसमें कोई इशू तो नहीं है ना? क्वेश्चन थोड़े डेफिनेटली इशू है। यही तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो बात आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लेट्स से क्वेश्चन में एक्सरसाइज में 10 हैं कि 15, मुझे नहीं पता कितने हैं। जो मैंने सबके लिए बताया वो तो सबने करने हैं ना। जो उसके अलावा बच गए हैं वो कुछ 10 सवाल होंगे, तो 10 सवाल मैक्सिमम 5 लोग ले सकते होंगे, क्योंकि हर एक का डिफरेंट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी स्टूडेंट्स के लिए आने वाली एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे आने वाले में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब ने करना है। जो पहले अपने सवाल सेलेक्ट कर लेगा वो फारग हो जाएगा। ठीक है, तो बाद वाले जो है वो नए सवाल पिक करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है। जो पहले सेलेक्ट कर लेगा वो दूसरा नहीं सेलेक्ट कर सकेगा। यानी दो लोगों की अगर मैं एक बात के ऊपर क्लैश आ जाए तो फिर जो पहले जिसने कहा होगा उसको मैं मानूंगा। ठीक है जी, तो इस तरह से है। सर सेलेक्ट करके आपको मेल करना है कि ये दो क्वेश्चन मैंने करना है? सर अभी तो मैंने कुछ नहीं मांगा, जब आपको टाइम कहूंगा मुझे बताना है आपने। ठीक है, ओके सर, ओके। अपने तौर पे सिलेक्ट तो करें ना। ठीक हो गया। अगर इसके ठीक है अलावा सर, किसी को ठीक है। कोई आर्टिकल अच्छा लगता है, किसी और बुक का कोई टॉपिक रिंग थ्योरी से रिलेटेड किसी और जगह से उसने पढ़ा हुआ है और वो समझता है कि वो एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो मुझसे अलग से डिस्कस करे। ठीक है, तो क्लासरूम के लिए जनरल अनाउंसमेंट तो इतनी सी है कि सबके लिए ये रूल सेट होने लगा है। इसको मैंने नंबर रखने हैं, इसकी वेटेज रखनी है। यानी 40 एब्सोल्यूट है, तो इसमें से कुछ ना कुछ इसकी वेटेज जरूर रखी जाएगी इस प्रोसेस की। ठीक है, हो सकता है मैं आगे को आर्टिकल बुक का ही दे दूं कि आपने आर्टिकल मुझे समझाना है, छोटा मोटा, सबके लिए डिफरेंट होगा। इसमें ये एक बात देख लीजिए कि ये आप लोगों को, यानी आप में से कुछ दोस्त जो हैं, सर सारी बात है कि वो तो हर लोगों का ही डिफरेंट होता है ना। जाहिर बात नहीं है कासिम। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। सर जी जी सर वो तो हर सर बच्चों का मेरा डिफरेंट होता है नेट ना। का इशू होता है, तो मैं अगर आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ वो नहीं बेटा, वीडियो? व्हाट्सअप मत कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप मैंने बताया पहले, मेरा मोबाइल जो है वो चोरी हो गया है। तो जो व्हाट्सअप मैंने घर से कहीं से लॉकडाउन में पिक किया है, उसकी मेमोरी मुझे ऑलरेडी बड़ा तंग कर रही है, तो कोई मुझे पिक्चर भी डाउनलोड नहीं होती उसके ऊपर। तो और वैसे भी व्हाट्सएप जो होता है वो तो मैंने सर ऑफिस से फिर जी जी आप ईमेल कर सकती हैं बेटा, मोबाइल से ईमेल सर क्यों नहीं फिर कर। मैं आपको कैसे यहाँ पे सर ईमेल का भी नहीं हो रहा ना, मेरा जो एरिया है वो बहुत, वहाँ पे नेट का बहुत ज्यादा इशू है। आप जहाँ से व्हाट्सअप कर रही हैं वहां से ईमेल भी कर सकती हैं, ऐसे की बात है। सर ईमेल नहीं चलती है यहाँ पे, मैंने बहुत दफा ट्राई किया, ईमेल नहीं होता मेरा। आपका व्हाट्सअप चलता है? वो सर व्हाट्सएप मेरा चल जाता है, क्लास भी बहुत मुश्किल से अटेंड करती हूँ, वरना वो भी रह जाती है मेरी। बेटा आपका फिर क्लासरूम का इशू तो ना हुआ, आपका कोई इंडिविजुअल इशू हुआ तो आप मुझसे अलग से किसी वक्त कम्युनिकेट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। आपको बताऊंगा आपके लिए क्या ठीक है तरीका सर, है। एज ए जनरल ठीक एक्सेस है नहीं ली सर। जा सकती ना आप। ये तो मैं बता रहा हूँ कि किसी को अगर कोई पर्टिकुलर इशू है उसको क्लास का इशू मत बनाया करें। ठीक है, वो मुझे अलग से मैंने पूछे सर ठीक ये है मसला सर। हो रहा है, मुझे ठीक से समझाइए, आपको मैं इशू देखता हूँ किस तरह से सॉल्व किया जा सकता सर है। या ठीक है सर। और सर एक और सवाल था जी कि सर मतलब हम लोग कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं जो आपने ना करवाया हो, जी जी उसके अलावा? यही मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो मैंने ना करवाया हो तो वही उसके आर्टिकल लिए पिक करना है एज ए प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज में से। वो सवाल है जो मैंने नहीं करवाए होंगे। जो मैं बताने लगा हूँ बात, आप में से कुछ दोस्त आसान सवाल पिक करके अपना काम आसान कर सकते हैं। लेकिन हर एक को अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि वो अच्छा सवाल पिक करे जो कि उसको पता हो किसी और ने पिक करना। तो जितना चैलेंजिंग होगा उतना ही मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं उसको उतना रिलैक्सेशन देने को भी तैयार हूँ अगर आप चैलेंजिंग क्वेश्चन को पिक करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप को खुद जज कीजिए, आसानी के चक्कर में ना पड़िए। इसमें कुछ सवाल आसान भी होते होंगे, तो आसान सवाल आसान जिन उन बच्चों के लिए छोड़े जिनको कोई डिफिकल्टी होती है। आप अपने लिए खुद चैलेंज तैयार कीजिए, चैलेंज को मैं अप्रिशिएट करूंगा, आसान सवाल को मैं जरा टाइट कर दूंगा अपनी मर्जी से। ठीक है, चैलेंजिंग सवाल को मैं रिलैक्स कर दूंगा। डिपेंड करता होगा आपने कैसा पिक किया, मुझे पता चल जाएगा सवाल कैसा है। ठीक है, सो इतना ही अनाउंसमेंट, काफी टाइम इसके ऊपर हमने ज़ाया कर दिया। आपकी और बात करते हैं, आगे चलते हैं, पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला चैप्टर भी हमें शुरू करना है। इसमें मैं और भी अभी ऐड अप करूंगा, पिछली एक्सरसाइज में से कुछ ऐड अप करूंगा। अभी मैंने ये एक्सरसाइज देखी तो अच्छी थी, तो मैंने इसके तो बता दी कि इस सवाल सबके सब करें। तो अब आगे हम कुछ चलते हैं, ये आगे की बात करते हैं। अब एक डेफिनेशन हम करने लगे हैं। आपने आइडियल्स की डेफिनेशन कर ली, चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5
आइडियल्स आपने पढ़ लिया, अब आइडियल्स की कुछ आगे टाइप फर्दर पढ़ने लगे हैं। तो इसमें से एक टाइप है मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल, और इसी तरह से और भी कुछ नाम है, प्राइम आइडियल भी है इसके अंदर और प्राइमरी आइडियल भी है इसके अंदर। ठीक है जी, आइडियल्स, ये आइडियल्स के आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। दिस इज नॉट मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, ये गलती कर देते होते हैं अक्सर लोग। सो एन आइडियल I of a ring R is said to be maximal if number one I is not equal to R. This is a proper ideal. ठीक है, अगला लफ्ज़ हम यहाँ पे प्रॉपर कर दें तो इस कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड बात यह जी कि whenever J is an ideal of R, for J is an ideal of R such that J is between these two ideal, this one, so this will imply that J is equal to R. ठीक है, इसका मतलब क्या है ये अभी हम क्लियर करते हैं, ये इसका मतलब क्या है। सो अगर आपके पास इफ यू हैव दिस इज अ रिंग R और इसका एक आइडियल M, अगर इसका नाम रखते हैं, ये मैक्सिमल होगा अगर ये आइडियल एक तो पूरे रिंग R के बराबर ना होता। ठीक है, यानी आपको पता है कि हर रिंग अपना आइडियल तो होता ही है, तो ये R रिंग से डिफरेंट कोई आइडियल होता होगा। और इसकी खास बात क्या होती होगी कि इसके और इसके दरमियान कोई भी आइडियल ऐसा नहीं आ सकता होगा जो कि ये काम कर रहा है। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच J जो कि इसको पूरे का पूरा कंटेन करता हो और वो J का R का आइडियल भी होता हो। अगर कोई ऐसा हो सकता है आइडियल तो वो J इज इक्वल टू R ही हो जाएगा, वो J R के बराबर ही हो जाया करेगा। यानी इट मीन्स कि कोई भी नहीं हो सकता, इसके और इसके दरमियान कोई दूसरा आइडियल आ ही नहीं सकता ऐसा आइडियल। इसका मतलब ये नहीं कि ये साइज में सबसे बड़ा आइडियल है, यानी इसके अंदर कोई 10 एलिमेंट और 10 एलिमेंट वाला कोई आइडियल है ही नहीं। हो सकता है कि इससे ज्यादा एलिमेंट्स वाला एक आइडियल यहाँ पे पड़ा हो जिसका नाम कुछ भी हो, के आइडियल होता हो। ठीक है, लेकिन हर आइडियल कुछ ना कुछ शेयर तो करता है, ये के आइडियल इधर नहीं बनेगा, के आइडियल एटलीस्ट 0 एलिमेंट तो शेयर करता है। इसका शेयरिंग के साथ आइडियल मौजूद होते होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा आइडियल नहीं होता होगा जो कि इस आइडियल को एज ए सब आइडियल कंटेन करता हो और वो रिंग का प्रॉपर आइडियल भी होता हो। तो ऐसा कोई आइडियल नहीं मौजूद होगा, ये और इसके दरमियान कोई आइडियल जैसी चीज नहीं होती होगी, तो दूसरी शेयरिंग मौजूद होती होगी। ठीक है, यानी थोड़े थोड़े एलिमेंट तो शेयर कर ही लेते होंगे। कोई इतराज किसी को इस डेफिनेशन के ऊपर? दिस इज नॉट द मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, तो इसको तलाश करने के लिए, यानी ये डेफिनेशन जब भी हम इस किस्म के टाइप्स की पढ़ते हैं आइडियल्स की, तो वो समझने में तो इंटरेस्टिंग लगती है, डायग्रामेटिकली अच्छी लगती है एज अ कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उनको एप्लीकेबल बनाने के लिए हमें फिर कुछ उसके इक्विवेलेंट फॉर्मेट्स और निकालने पड़ते हैं, इक्विवेलेंट कंडीशंस निकालनी पड़ती हैं कि डेफिनेशन किसी दूसरी जगह पे किसी और तरह से इस्तेमाल कैसे की जा सके, टूल्स डेवलप करने पड़ते हैं, तो वो भी डेफिनेशन ही बन जाते हैं लेटर ऑन। तो इसमें सबसे पहला एक थ्योरम है कि कब कोई आइडियल जो है प्रॉपर आइडियल वो मैक्सिमल होता होगा। एन आइडियल, या लेट I be a proper ideal of a ring R, then I is maximal, I is, अच्छा इसका नोटेशन अब मैंने अगर लास्ट पेज पे नहीं लिखी तो लिख देते हैं, इसकी नोटेशन डिनोटेड बाय, इधर कहीं पे लिख लीजिए, इट इज नोटेड बाय के I मैक्सिमल ऑफ R, इसको ऐसे लिख देते हैं, मैक्सिमल थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। तो देन I is maximal of R if and only if I comma A is equal to R for all, for any A does not belonging to I। ठीक है,
तो अब ये नोटेशन पता होना चाहिए, आई कोमा ए, इसकी नोटेशन क्या है, वेयर ये आई ए की नोटेशन का मतलब क्या है। दिस इज द आइडियल जनरेटेड बाय आई यूनियन दिस, इसका मतलब ये है, ठीक है, जनरेटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द आइडियल्स। और ए क्या है, ए इससे बाहर का कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, माइक किसका ऑन हुआ है अननेसेसरीली, माइक ऑन कीजिए। अच्छा देखिए जरा, सो ये मैक्सिमल आइडियल की एक और इक्विवेलेंट कंडीशन बताने लगे हैं कि अगर एक आइडियल जो है प्रॉपर आइडियल, ये मैक्सिमल कब होगा, अगर आप इसके बाहर से एक एलिमेंट यहाँ से पिक करें ए आउटसाइड ऑफ इट, और एक आई और ए से जनरेट होने वाला आइडियल फॉर्म करें, तो वो पूरे के पूरे रिंग आर के बराबर हो जाए, ठीक है। ये बार जो आइडियल लिखा हुआ, तो अगर ऐसा आइडियल यानी आपको मिल जाए कि जब भी आप उसे बाहर से एक एलिमेंट पिक करें और जस्ट एक एलिमेंट और इस आइडियल से जनरेट होने वाला आइडियल बनाएं, वो रिंग आर के बराबर हो जाए, तब वो आइडियल मैक्सिमल होता होगा। तो इक्विवेलेंट डेफिनेशन बन जाया करेगी मैक्सिमल आइडियल्स की। साबित करते हैं, इक्विवेलेंट डेफिनेशन बन जाया करेगी नेक्स्ट लेटर ऑन। तो इसके दो हिस्से होंगे। इसके पहले हिस्से में तो आपको इसको मैंने सोचना पड़ेगा कि ये मैक्सिमल है, और पहले हिस्से में सोचना पड़ेगा कि हाँ जी मैक्सिमल है। सो प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। लेट आई इज मैक्सिमल, ठीक है। और अब हमने साबित क्या करना है कि आई और ए जो है ये पूरे के पूरे रिंग आर के बराबर हो जाता है। तो इतनी बात तो क्लियर है हियर कि आई वाला आइडियल जो है दैट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आई कोमा ए। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस वाले आइडियल में कम से कम ये जो कुछ भी होगा बाय डेफिनेशन आपने देखा था पहले कि इसमें ए तो बड़ा होगा और आई भी बड़ा होगा, तो ये आई से यकीनन बड़ा ही होगा, यानी प्रॉपरली इसको कंटेन कर रहा होगा। और दिस इज कंटेन इन आर, ठीक है। तो क्योंकि आई मैक्सिमल है, तो आई और इसके दरमियान जो है कोई भी आइडियल नहीं आ सकता। ये जे की डेफिनेशन स्टार्ट में हमने पढ़ी थी, जब भी कोई इनके दरमियान में आइडियल आएगा तो वो इसके बराबर ही हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि आई कॉमा ए जो है ये एक्चुअली इक्वल टू आर ही हो जाएगा, सिंस आई इज मैक्सिमल बाय डेफिनेशन, ठीक है। आई मैक्सिमल आपने लेट किया, आप साबित करना चाहते हैं कि आई कॉमा ए जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इतना तो मुझे पता है ये इसको करता है, इसके अंदर कंटेन्ड आइडियल है, और आई से छोटा प्रॉपरली कंटेन्ड आइडियल है। और आई चूंकि मैक्सिमल है, तो आई और आर के दरमियान कोई भी दूसरा आइडियल आ ही नहीं सकता। जब भी आएगा वो रिंग आर के बराबर ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको पुश करेगा कि वो आर के बराबर हो जाए। तो ये पहले ऐसा तो प्रूव हो गया स्ट्रेट अवे, कोई मुश्किल काम नहीं था। कोई इतराज है तो मुझे बता सकते हैं आप, एनीवन? So further, conversely, let वो कंडीशन होल्ड करती है, let for any, अच्छा तो लिखना जरूरी है कि A does not belonging to I, for any A does not belonging to I, ठीक है। ये बात हमने कन्वर्सली लेट कर लिया। अब हमने साबित क्या करना है कि ये आई जो है ये मैक्सिमल है। इसका मतलब इसके और इसके दरमियान कोई भी जे जब रखने की कोशिश करेंगे तो वो जे आर के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि लेट J is an ideal of R such that I is properly contained in J is properly contained is contained in R, ठीक है। अगर हम ये साबित कर सकें कि J R के बराबर हो गया है तो फिर एक्चुअली साबित कर चुकेंगे कि I जो है वो मैक्सिमल आइडियल है। अब J जो है वो I को प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये नजर आ रहा है इंक्लूजन जो है, इसका मतलब कि जे में कम से कम एक एलिमेंट इससे ज्यादा जरूर है। प्रॉपर इंक्लूजन का मतलब ये होता है, अदरवाइज अगर ये बराबर एलिमेंट को कंटेन कर रहे हो तो हो सकता है ये बराबर ही हो जाए, मतलब बराबर ही हो जाएंगे इन दैट केस।
सो इधर इस चीज को हम कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि देयर एग्जिस्ट सम ए बिलोंगिंग टू जे सच दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आई। ठीक है, कम से कम ये बात जरूर होती होगी कि प्रॉपर इंक्लूजन का मतलब यानी ये है जे और ये है आई, तो अगर प्रॉपर्ली कंटेन्ड है तो यहाँ पे एक ए जरूर पड़ जाएगा, क्योंकि तभी ये प्रॉपर इंक्लूजन होता है, वरना ये बाउंड्री जो है ओवरलैप कर रही होती है। तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर पड़ा हुआ, और अगर ऐसी बात है तो ये इंक्लूजन मेंटेन होगी कि आई प्रॉपरली कंटेन्ड होगा आई कॉमा ए से जनरेट होने वाला आइडियल में, और ये जो आइडियल है ये ऐसे कंटेन्ड होगा इस तरह से, ये ऑटोमेटिकली इसी बात से बात नजर बन जाएगी। देखिए जरा, आई आइडियल और ये आई से एक एलिमेंट ज्यादा से बनने वाला आइडियल, तो ये इसमें प्रॉपरली ही कंटेन्ड है। ठीक है, और आई और ए ये दोनों के दोनों जे के अंदर कंटेन्ड है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इनसे जनरेट होने वाला आइडियल कभी भी इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द आइडियल्स कंटेनिंग दिस होगा, तो या तो वो जे होगा या जे से छोटा आइडियल ही होता होगा, तो जे डेफिनेटली ये जो आइडियल है इसको कंटेन ही कर रहा होता है, ये जो आइडियल पड़ा हुआ। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा इन दैट केस कि ये ऊपर लिखा हुआ है कि आई से इससे बाहर से कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे तो पुरानी आइडियल दिस क्या लिखा हुआ, कंडीशन क्या रखी हुई है, दिस वुड इम्प्लाई दैट फॉर दिस इम्प्लाइज दैट के आई कॉमा ए जो है ये कंडीशन लिखी हुई इज इक्वल टू आर, ये कंडीशन है पहली लाइन में मिसिंग है, ये पुरानी आई दिस, तो ये कंडीशन गिवन हमने लेफ्ट की हुई है। तो जब भी कभी इससे बाहर से एलिमेंट पिक करेंगे तो ये जो आइडियल है ये आर के बराबर हो जाया करेगा, तो यहाँ से ये वाला आइडियल जो है ये आर के बराबर है। तो अगर ये आइडियल आर के बराबर है तो इनके दरमियान जो सैंडविच हो रहा है आइडियल, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये भी इटसेल्फ आर के बराबर हो जाएगा, तो यही मैंने लिखने लगा। तो बाय द गिवन कंडीशन, देन बाय गिवन कंडीशन I comma A is equal to R, sir, implies that एक मिनट, और this implies that I is X। जी बेटा बोले, कौन बात कर रहा है? इनायत बात कर रहा हूँ सर। इनायत बोले जी। सर काफी नए टर्म वगैरह आए हैं, तो आप काइंडली दोबारा से जो है ना एक दफा वो कर देंगे ऊपर। सो देख लेते हैं जी। काफी नए टर्म आ गए वैसे। हाँ जी, चलो खैर, मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारा आर्टिकल एक दफा ध्यान से सोच लीजिए। तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन ये है जी कि ये एक आइडियल होता है और जो कि रिंग आर का जो कि दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता है। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि ये प्रॉपर होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दिस इज प्रॉपर। ठीक है, तो सम टाइम इस कंडीशन को अलग से इधर 1 और 2 करके लिख दिया जाता है, और सम टाइम्स इसको इधर ही लिख दिया जाता है कि प्रॉपर आइडियल। अगर प्रॉपर आइडियल लिख दे तो ये पहली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, हम यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। तो अगर नहीं लिखा तो इसको यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। प्रॉपर आइडियल है, और इसकी खास बात क्या है कि इस आइडियल आई के और रिंग आर के दरमियान में कोई भी दूसरा आइडियल नहीं आ सकता। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, तो यानी जब भी कोई आइडियल इनके दरमियान आने की कोशिश करेगा तो वो दरमियान वाला आइडियल आर के बराबर ही हो जाएगा। इट मींस आर के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जो कि इस आई और आर के दरमियान हो सके। तो मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन यही है कि ये अपने दरमियान, अपने और रिंग आर के दरमियान कोई दूसरा आइडियल बर्दाश्त नहीं करता। समथिंग लाइक दैट, अगर आप वर्डिंग बनाना चाहें इसको डिनोट हम इस तरह से करते हैं। डायग्रामेटिकली ये शो करने की कोशिश की है मैंने। किधर गया? बिटा दी डेफिनेशन हमने डायग्राम इधर एक और बनाई हुई थी। इधर देख लीजिए कि आई अगर मैक्सिमल होगा तो इसके और इसके दरमियान कोई भी दूसरा जे आइडियल नहीं हो सकता जो कि इसको कंटेन कर रहा होगा। वो अगर जे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस रिंग की बाउंड्री के बराबर ही हो जाएगा, रिंग आर ही हो जाएगा। तो अब इस डेफिनेशन के इक्विवेलेंट एक क्राइटेरिया ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई आइडियल मैक्सिमल होगा तो ये एक दूसरी बात भी सेटिस्फाई करता होगा। दूसरी बात क्या है जी कि आई से बाहर से कोई एक एलिमेंट पिक करें ए, तो आई और ए से जनरेट होने वाला आइडियल। ठीक है, जनरेट होने वाला आइडियल को हम थॉरली लास्ट चैप्टर्स के अंदर में पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नीचे लिखा हुआ, यानी अगर मैं फर्दर इसको भी लिखना चाहता हूँ तो दैट विल मीन दैट दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल्स containing I and A।
ठीक है, ये इसका मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल्स। ये जो नोटेशन लिखी होती है इसका मतलब ये होता है, यानी ये सारे आइडियल्स पिक करें जो किसको कंटेन करते हैं, फिर उनकी इंटरसेक्शन ले लें, तो वो जो कुछ भी बनेगा उसको हमने नोटेशन इस तरह की इसके लिए इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, तो अगर कभी आप एक भी एलिमेंट इस आई से बाहर से पिक करें तो ये जो आइडियल जनरेट होगा ये पूरे के पूरे रिंग आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर कोई आइडियल ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम साबित करने लगे हैं कि वो आइडियल मैक्सिमल ही हो सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। मैक्सिमल आइडियल की ये खास बात है एडिशन। ठीक है, इस तरह हम प्रूव कर रहे हैं, फिर ये भी हमारे एक डेफिनेशन का हिस्सा बन जाएगा। इफ एंड ओनली इफ आर आल्सो द पार्ट ऑफ डेफिनेशंस। ठीक है, सो इसके लिए एक हिस्सा ये होगा कि इसको मैक्सिमल सोचिए और फिर साबित कीजिए कि ये दूसरी वाली बात होल्ड करती है। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आई मैक्सिमल है, ठीक है, और साबित हमने करना है कि अगर एक एलिमेंट भी बाहर से पिक करें आई से तो वो जो जनरेट होने वाला आइडियल है वो रिंग आर के बराबर हो जाता है। तो इतनी बात तो हमें क्लियर है कि आई आइडियल और आई के अलावा एक और एलिमेंट अगर शामिल करें तो चूंकि ए इसके अंदर शामिल नहीं है तो ये जो कुछ भी है ये इसको तो प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा है और ये आइडियल भी है बाय डेफिनेशन, ये आर के अंदर कंटेन्ड है। तो हमने तो अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि आई मैक्सिमल अगर होगा तो इसके और इसके दरमियान कोई आइडियल नहीं आ सकता। तो अगर ये आ गया है तो बाय डेफिनेशन ये आर के बराबर ही होगा। ठीक है, मैक्सिमलिटी की डेफिनेशन यही है कि कोई भी आइडियल जे नाम हो या जो मर्जी नाम हो, जब भी कभी इसके और इसके दरमियान आएगा तो वो आर के बराबर हो जाएगा। तो यही प्रूफ हो गया इक्विवेलेंट क्राइटेरिया। ठीक है, कन्वर्सली हमने अब ये बात सोच ली है कि कोई भी एलिमेंट अगर इस तरह के रखेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा और हम साबित करेंगे ये डेफिनेशन इक्विवेलेंट है ऑफ द मैक्सिमल आइडियल के। ठीक है, तो इसके लिए जे एक आइडियल पिक किया जो कि आई को प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा है और आर यानी इसके दरमियान एक आइडियल पिक किया। अगर हम ये साबित कर सकें कि ये जे आइडियल इसके बराबर हो गया आर के, तो दैट वुड मीन दैट कि आई जो है वो मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, सो इसके लिए जे चूंकि इसको प्रॉपर्ली कंटेन कर रहा है तो कम से कम एक एलिमेंट इस जे के अंदर जरूर पड़ा हुआ है जो कि इस आई से डिफरेंट है। तो ये मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जे सच दैट दिस इज डिफरेंट देन आई। तो बाय डेफिनेशन ये वाली इंक्लूजन में तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए कि आई आइडियल अपने से एक ज्यादा एलिमेंट से जनरेट होने वाले आइडियल के अंदर ही कंटेंट होगा। ठीक है, और ये जो कुछ भी है ये जे से बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि आई भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, तो जो कुछ मर्जी इनके साथ करते नहीं ये जे की बाउंड्री को बाहर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जे के अंदर ही कंटेंट है और ये आर के अंदर कंटेंट है। तो हमने तो डेफिनेशन पढ़ी है कि ये जो चीज है ये इसके बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है तो दरमियान में जो सैंडविच हो रहा है वो भी डेफिनेटली इसके बराबर ही होता होगा क्योंकि छोटा सेट अगर इसके बराबर चला गया तो जे तो इसको कंटेन कर रहा था, ये भी आर के बराबर ही होता होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने यही कुछ लिखा है कि दिस वुड मीन दैट आई कोमा ए इज इक्वल टू दिस, ये आर के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट कि जे आर के बराबर है और इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल है। यही हमने साबित करना था इसके अंदर। ठीक हो गया जी? ओके सर। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह कि एक दफा के अटेम्प्ट में अगर नहीं आपको इसके रिलेटेड कुछ चीजें छोटी मोटी पता लग गई तो नॉट अ बिग डील, थोड़ी एफर्ट लगाएंगे तो समझ आ भी जाएगा। ठीक है, टाइम लग सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, कैसे टाइम चलता है। सो अब इसकी एग्जांपल्स हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होते भी हैं कि नहीं होते, कि बातें बनी हुई हैं। जी हमारी सबसे अच्छा रिंग है, हर एग्जांपल हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जी के अंदर हर एक आइडियल प्रिंसिपल होता है। तो हम साबित करने लगे हैं कि यानी एन आइडियल n in Z is maximal if and only if n is a prime number। ठीक है, सो इनफैक्ट ये जो आप प्राइम नंबर्स पढ़ते हैं इनकी एक इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगी जी में मैक्सिमल, और अभी एक और डेफिनेशन आएगी ये उसको इक्वेट कर देगा इन केस ऑफ। वो पिछले वाले दिखाइए था मैक्सिमल के आगे आपने क्या लिखा? जी दिखा देता हूँ। if and only if n is a prime number। ठीक है, n जो है वो एक प्राइम नंबर होगा, तभी हो सकता होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं प्रूफ इसका किस तरह से होगा। तो इसके दो हिस्से होंगे। लेट ये जो आइडियल है इज मैक्सिमल इन Z।
हमने साबित करना है कि ये नंबर जो है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम इसके अदरवाइज सोच लेते हैं एंड या सच दैट कि n इज नॉट प्राइम, n प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। जिस कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। सो दिस वुड मीन दैट कि n इज कंपोजिट, ठीक है। और अगर कंपोजिट है तो इसका मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट सम n1 एंड n2 बिलोंगिंग टू सेट z ऑफ इंटीजर्स विद 1 से ग्रेटर होने चाहिए, लेस देन और n से लेस होने चाहिए, सच दैट n जो है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। जो भी कंपोजिट नंबर होता है वो अपने से छोटे और एक के अलावा दो नंबर्स के प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। जैसे नंबर 15 जो है वो 3 into 5 है, लेकिन नंबर 5 जो है ये प्राइम नंबर है, ये 5.1 या 1.5 लिखा जा सकता है, लेकिन कोई अपने से छोटे नंबर के प्रोडक्ट की सूरत में नहीं लिख सकता। तो कंपोजिट नंबर की तो ये डेफिनेशन है कि दैट वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट टू नंबर्स, ठीक है। अब n जो है इसको अगर आप देखें लाइक दिस वन, तो n इज ए मल्टीपल ऑफ n1 एंड n2। सो इसके दो मतलब बनते हैं कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है n1 आइडियल में, और एंड n जो है वो बिलोंग कर रहा है n2 आइडियल में, ठीक है। इसका मतलब ये होता होगा कि n जो है वो इन दोनों आइडियल्स में कंटेन होगा। क्यों बोला? क्योंकि आइडियल प्रिंसिपल आइडियल में z में जाने का तरीकाकार ये था कि उसके मल्टीपल्स की कलेक्शन बन गया। तो n1 आइडियल का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ साइड पे कहीं पे लिख सकूं कि यानी प्रिंसिपल आइडियल a z के अंदर जो होते हैं वो a के मल्टीपल्स ही होते हैं सारे के सारे, m बिलोंग्स टू z। तो अगर यहाँ पे n1 होगा तो n1 का मल्टीपल ही लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर n इसके अंदर चला गया तो n से जनरेट होने वाला जो प्रिंसिपल आइडियल है वो भी इसी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और वो प्रॉपरली कंटेन्ड होगा, इज कंटेन्ड इन z, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी तरफ से आएगी n इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन n2 इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन z, ठीक है। तो शुरू में तो हमने लेट किया हुआ है कि n जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल है, तो आपने n के और z के दरमियान एक नंबर और तलाश कर लिया, एक और आइडियल तलाश कर लिया। सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, इधर से भी कंट्राडिक्शन, इधर से भी, hence n is a prime number। तो ये हिस्सा तो इसका प्रूव हो गया, ठीक है। देख सकते हैं कंट्राडिक्शन मेथड में हम यही कुछ करते हैं कि p इंप्लाइज q की बजाय p एंड नेगेशन ऑफ q के आखिर में जाके एक कंट्राडिक्शन लेके आते हैं। सेट 3 में आप लोग ये पढ़ के आए हुए हैं। तो इधर हमने यही कुछ किया कि p इंप्लाइज नेगेशन ऑफ q सपोज किया, उससे आगे दो रास्ते बने, एंड के साथ दो रास्ते बने और दोनों ही रास्ते डेड एंड से, दोनों रास्तों से कंट्राडिक्शन आ गया। तो साबित हुआ कि ये p इंप्लाइज q इस मेथड के मुताबिक साबित हो गया। अब इसका कन्वर्स है, वो भी आप देख सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्सली क्या सपोज करेंगे जी कि n इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। n इज प्राइम, एंड अगर प्राइम है एंड देयर एग्जिस्ट some m ideal of z such that n और इसको प्रॉपरली कंटेन करने वाला एक आइडियल है m, ये m, ठीक है। अगर ये बात है तो इसका मतलब ये होगा कि n जो है वो m के अंदर चला जाएगा, क्योंकि n इसमें तो पड़ा होता है तो इसके अंदर चला जाएगा। और अगर ये बात है इसका मतलब n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय सम मैथमेटिशियन, ठीक है, फॉर सम k यानी नॉट इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 बिलोंगिंग टू c, ठीक है, सॉरी z। तो k इंटीजर के बराबर हो जाएगा। तो ये कंट्राडिक्शन होगी क्योंकि n तो प्राइम नंबर था, ये किसी दो के प्रोडक्ट की सूरत में नहीं हो सकता। तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है। ये कंट्राडिक्शन आ गई। हैंस हमें क्या पता चला
कि ये जो आपके पास होगा इससे जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो मैक्सिमल ही होगा। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। दिस shows कि क्या करना है, सपोज किया था हमने कि n प्राइम और इसको मैक्सिमम, दिस शो दैट दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स प्रूफ। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना तो बताइए। तो माइक किसका खुला हुआ है? हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? यस सर। जी पूछे सुबह। सर इसमें आपने बताया कि अगर वो प्राइम है, इंटीजर जो है हमारे पास, जी जी तो वो मैक्सिमल होगा। जी, तो क्या ऐसी कोई मतलब हर प्राइम हमारे पास मैक्सिमल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हर प्राइम से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो मैक्सिमल होगा। कोई प्राइम, लेट्स से तो 2 इसकी से जनरेट होने वाला आइडियल जो है दैट इज मैक्सिमल। ठीक है, लेकिन 4 से जनरेट होने वाला दिस इज नॉट मैक्सिमल। आइडियल तो होगा लेकिन वो मैक्सिमल नहीं होगा। सर 3 वाला भी ऐसी कोई कंडीशन होगी फिर कि मतलब अगर हर मैक्सिमल हमारे पास प्राइम होगा? वही तो किए, फिर नॉलेज किया, देखे तो सही आप इस प्रूफ की स्टेटमेंट तो देखें जरा। तो ये सिर्फ जी में जी के अंदर ही, हाँ जी के अंदर फिलहाल हम एग्जांपल कर रहे हैं। ज्यादातर काम हम जी के अंदर ही करते रहेंगे, लेकिन फिर कुछ खास किस्म के रिंग्स के अंदर जाके फिर हम मैक्सिमलिटी को और बाकी डेफिनेशन करने के बाद उधर जाएंगे। तो सबसे पेट एग्जांपल हमारे पास जी ही होती है। रिंग्स की सबसे ज्यादा काम हम उसी के ऊपर कर रहे हैं, आसान तरीन ग्राउंड लेवल के ऊपर। फिर ये हायर जगह पे जाती है, लेकिन पहले हम इसी पे सीखते हैं, सारे प्रैक्टिस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखिए ना कि जी के अंदर जितने भी मैक्सिमल हैं वो प्राइम नंबर से ही जनरेट होते होंगे, और हर प्राइम नंबर से जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल ही होता होगा। ये फिर नॉन लीफ है। ठीक है, तो जी में इसके अलावा कोई मैक्सिमल नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई बात किसी ने पूछनी हो? एनीवन? हमाद, आपको काम कहा हुआ मैंने, वो करना है आपने। ठीक है सर एक और क्वेश्चन था। हाँ जी पूछे पूछे। सर माइक को प्रॉब्लम कर रहा है हमारा। सर प्रीवियस चैप्टर के 8 क्वेश्चन से, प्रीवियस तो चैप्टर के 8 क्वेश्चन जो असाइनमेंट करने थे जी जी, तो इनके सर 1 या 2 रह जाते हैं, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? 1 या 2 क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो आप चाह रहे हैं कि इनको इंक्लूड कर लिया जाए इन जो आपको प्रेजेंटेशन टॉपिक्स हैं, ऐसा कह रहे हैं? नहीं सर, वो असाइनमेंट से रिलेटेड पूछ रहा था कि वो ना हो ही नहीं रहे क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, इसके लिए बेटा फिर कोई टाइम हम आपस में फिक्स करेंगे, उस टाइम पे आप एज एन ऑफिस आवर मुझसे आकर डिस्कस कर लेना। मैं अनाउंस कर दूंगा, इस वीक में तो नहीं है, नेक्स्ट वीक में मैं टाइम रखूंगा, स्टूडेंट्स को मेल कर दूंगा एक एक करके सब सेक्शन के लिए ना, एक एक क्लास एक्स्ट्रा मैं अवेलेबिलिटी अपनी शो करूंगा। आना हो तो आ जाना, नहीं आना तो बताइए नेक्स्ट वीक में। ओके सर। तो सर उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं असाइनमेंट से? नहीं, एक्सक्लूड मत कीजिए, जितना आपने सीखा है वो लिखिए जरूर बेटा, कुछ ना कुछ लिखे ना, उसके बाद ओके सर, एक्सक्लूड मत कीजिए। ठीक है सर। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? एनीवन? ओके देन, थैंक यू वेरी मच। सर अगर हमने बोलो बोलो बोलो। सर अगर हमने प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ भी बात करनी हो तो हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं? बेटा व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन रिप्लाई एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। व्हाट्सएप मुझे रात 2 बजे भी व्हाट्सएप आ रहे हैं सबमिशन के लिए, 3 बजे भी आ रहे हैं, तो मैं यानी व्हाट्सएप जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं थोड़े बहुत देख के कोई 1-2 रिप्लाई कर देता हूँ। सब रिप्लाई नहीं हो सकते। व्हाट्सएप का ज्यादा पर्पस ये होना चाहिए कि जो मैंने आपसे कम्युनिकेट करना है सारी क्लास से ज्वाइंटली, ज्यादा पर्पस तो ये होना चाहिए। अनलेस अनटिल को आपकी प्रॉब्लम को जेन्युइन तो ज्यादा सीवियर हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर भी दूंगा, कॉल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह कि सबको मैं अलाउ कर दूं तो फिर मैं तो 24 घंटों के लिए मैं 48 घंटे मसरूफ हो जाऊंगा, तो इसलिए ये काम मैंने जनरली अलाउ नहीं किया। आप मसला है तो जरूर पूछ लीजिएगा, तो आपको समझती है जरूरी है तो जरूर पूछें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।